नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं एक बार फिर से एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट की स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज कराने वाले हैं वन शॉट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 यानी क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवों में जनन। मेरे बच्चे, जीवों में जनन जो चैप्टर है सर, ठीक है, ये एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं यानी एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट में इस चैप्टर का है ना स्टडी कराया जाता है यानी पढ़ाया जाता है। तो भाई इसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये है जो क्लास 12 का बेस चैप्टर है ना, यानी उसको बोल सकते हैं आधार है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, साथ ही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, हाइड्रा, सेलिया है ना, सब किस प्रकार से कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उसमें जनन होता है, किस प्रकार से अपनी आबादी को बढ़ाता है। इस चैप्टर में साथ में करने वाले हैं बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और पढ़ने वाले हम लोग फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं है ना, पूरे एक ही वीडियो में सब कुछ साफ हो जाने वाला है ना। एक ही वीडियो में क्या होने वाला भाई, तो सारा कुछ साफ हो जाने वाला है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सर, तो ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा मैंने, ठीक है, क्या बना दिया भाई, 1 मिनट, चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको इस प्रकार से। हाँ चलिए, बढ़िया। हम देखो लाइन बाई लाइन स्टडी करेंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता क्या एक्चुअल में। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। सबसे पहले जीव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जीव सर वह है जिसके अंदर कुछ महसूस करने की क्षमता हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता हो यानी उपापचय की क्रिया होता हो, अपापचय की क्रिया होता हो, जिस शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाओं का कार्य होता हो, है ना, जिसमें आंतरिक वृद्धि हो, जिसमें क्या हो, आंतरिक वृद्धि हो। यानी कि जैसे मान लिया जाए हम लोग ये टी शर्ट खरीदे हैं तो छोटा हो गया, तो क्या जीवित है। चप्पल खरीदते हैं, जिस समय खरीदते हैं उस समय में टाइट होता है, लेकिन बाद में उसका फीता बड़ा हो जाता है, तो क्या वो जीवित है? नहीं, वैसा वाला वृद्धि नहीं, बाह्य वृद्धि नहीं, शरीर के अंदर होने वाली वृद्धि यानी कि कोशिकाओं का विभाजन के साथ होने वाली वृद्धि को हम लोग है ना क्या बोलते हैं, जिसमें ये वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के साथ साथ वृद्धि होती है शरीर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, जीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग जनन का। जनन क्या होता है सर? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतति का उत्पन्न करते हैं यानी उत्पादन करते हैं यानी जन्म देते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन द बायोलॉजिकल मेथड बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग लाइक इटसेल्फ, यानी अपने जैसे खुद के जैसा बनाना है ना, एक नया ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। वर्ड में छिपा हुआ सर री मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब बनाना, यानी खुद के जैसा दोबारा बना लेना ही क्या होता है बताओ, रिप्रोडक्शन होता है सर, यानी जन्म होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग जितने भी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि सजीव प्राणी है, सारे के सारे जनन क्यों करते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए करते हैं ताकि अपने स्पीशीज को हम लोग है ना अपने स्पीशीज को कंटिन्यू बना के रखे। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन पैदा करता है कि नहीं है, तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे बताओ, अपने स्पीशीज को मेंटेन करेंगे। वही करा, जीवन का अस्तित्व धरती पर बनाए रखने के लिए जनन महत्वपूर्ण है, यानी रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम आता है, एक लाइफ आता है, एक लाइफ एंडिंग होता है। हम लोग बोल सकते हैं एक टर्म आता है, आगे बताएंगे हम लोग। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है लाइफ के बारे में, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लाइफ स्पैन, जीवन काल बोलते हैं। ठीक है, जीवन काल बोलते हैं। जीवन काल क्या होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लिया है ना, क्या लिया, जन्म लिया, इसको बोलेंगे इंग्लिश में वर्थ। क्या बोलेंगे, वर्थ। जिसका वर्थ हुआ सर उसका डेथ भी होना है ना, वो क्या होगा, उसकी प्रकृति की मृत्यु भी होगी। ठीक है, प्रकृति की मृत्यु भी होगी, प्राकृतिक मृत्यु यानी कि बोल सकते हैं नेचुरल डेथ। ठीक है, तो है ना, तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक यानी बोल सकते हैं द
टाइम पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज द लाइफ स्पैन, यानी कि हाँ जन्म से लेकर के प्रकृति की मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। तो जीवन काल जिसका एंड हो जाएगा तो जरा सोचो, ठीक है, क्या रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ही बात यहाँ कह रहा है, शरीर अपने ऐसे बॉडी को बना लेना ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात कहती है, यहां से एक पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन है ना, यानी जनन दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। पहला नंबर लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा नंबर अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहां से जीवन काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीवन काल में है ना, जीवन काल में जीवन काल जो होता है अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। जैसे घोड़ा की बात कर लेते हैं है ना, तो 60 से 70 साल, ठीक है। अगर हम लोग मगरमच्छ की बात कर लेते हैं, क्रोकोडाइल की बात कर लेते हैं, कितना? 60 से 70 साल इसका भी है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसका? तोता का, है ना, तो तोता का लाइफ स्पेन जो होता है 140 साल होता है। कौवा का बात कर लेते हैं, कौवा का बात करेंगे भाई तो कितना होगा? 15 साल होगा। गाय 15 से 20 साल, है ना। कुत्ता 15 से 20 साल। तो सबका क्या है? एक लाइफ स्पेन मैंने ऑलरेडी क्लास में करा रखा है, तो क्लास वाली वीडियो देखेंगे, है ना, तो वहां पे लाइफ स्पेन क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन का जो मोड आ चुका है, दो टाइप का आ चुका है। अब यहां से अगर इसको पढ़ लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे भाई, तो मैं वादा के साथ कर सकता हूं, वादा ये कर सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा भाई साहब? तो लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, है ना। देखो तो यहां वही बात कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी कि अलैंगिक जनन होता क्या है। सबको मालूम है कि जिस रिप्रोडक्शन में, यानी जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें केवल और केवल एक पेरेंट यानी यूनिपेरेंटल पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होता है? असेक्सुअल होता है। तो जिस जनन के में केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म टेक्स पार्ट इन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर एक ही पेरेंट्स भाग लेंगे, यानी उसमें ना माता है ना पिता है, पता ही नहीं चल रहा कि माँ है कि पिता है, बस ऐसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या करेंगे? अगर ये टूट गया, एक टाइम ऐसा आएगा ये टूट जाएगा और टूट कर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों क्या होगा? एक्टिव रहेगा, यानी दोनों लिविंग रहेगा। तो क्या बन जाएगा सर? तो ये बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी क्या हो गया? ये बॉडी हो जाएगा पेरेंटल बॉडी, यानी पेरेंट हो जाएगा, और जो दोनों टूट के से बना है वो क्या जाएगा? डॉटर बन जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट करता है, जनन की इस विधि में युग्मक का निर्माण और संलयन नहीं होता है, यानी यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होता इस मेथड में। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, है ना। इसमें ना फ्यूजन होगा ना फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। क्या कहते हो जी? सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब गैमेट बनेगा ही नहीं तो मेल और फीमेल की नीड होगी नहीं, दोनों का फ्यूजन करना ही नहीं है, दो बॉडी की दो इन्वायरमेंट की नीड होगी नहीं, एक बॉडी होगा, एक बॉडी से सारा काम हो जाएगा, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इस विधि से उत्पन्न संतति अपने जनक से एक रूपता दर्शाते हैं, और वैसे संतति को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। यानी जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, है ना, जिस ऑफस्प्रिंग का बर्थ होगा, बनेगा अपने पेरेंटल बॉडी से, वो बिल्कुल और बिल्कुल अपने पेरेंट्स के बॉडी के जैसा ही दिखाई पड़ेगा। यानी पेरेंट्स का बॉडी और उसके ऑफस्प्रिंग का बॉडी दोनों सेम रहेगा, चाहे मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म हो या तो जेनेटिकली फॉर्म हो, है ना। यानी कि रूपांतरित रूप आकार की दृष्टि से हो या तो उसके जीन की दृष्टि से हो, अनुवांशिक दृष्टि से हो, दोनों दृष्टि से आप देख पाओगे तो क्या हो जाएगा सर? तो दोनों का दोनों सिमिलर रहेगा, एक जैसा होगा। और ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? जी, है ना, क्लोन कहते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड सो, है ना, यूनिफॉर्मिटी व्हिच इट्स पेरेंट्स एंड सच ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन्स, है ना। वो अपने सिबलिंग से, यानी अपने जो उससे बना हुआ जो दो डॉटर सेल है, उस सेल के जैसा ही सेम लगता है, यानी कि जेनेटिकली भी और मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, मॉर्फोलॉजिकली भी, आकार की दृष्टि से भी और, है ना, अनुवांशिक दृष्टि से भी दोनों सेम लगेगा, एक जैसा लगेगा, तो समझ लेना भाई वो क्या हो गया? तो हो गया आपका क्लोन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग में क्लोन है? वाई हम लोग में क्लोन क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सर, यानी कि लैंगिक जनन करते हैं। कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट बिल्कुल हलवा है, इस पॉइंट केवल पढ़ने के लिए मैंने वन शॉट में लाया है कि जितना जल्दी 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर को निपटा दिया जाए, मजा आएगा।
अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर, ठीक है ना, यानी कि लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनन की बात भी, इसमें दो जीव यानी दो विपरीत लिंग वाले जीव, बोल सकते हैं ना, दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, जो विपरीत लिंग के होते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है बताओ। कहता जिसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है, दो ऑर्गेनिज्म का, और दोनों अपोजिट सेक्स वाले होंगे, अपोजिट जेंडर वाले होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, तो मेल में गैमेट बनेगा मेल गैमेट, फीमेल में बनेगा फीमेल गैमेट। अब दोनों गैमेट फॉर्मेट हो गया है, दोनों में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, दोनों मिलेगा, क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन के साथ साथ गैमेट का फ्यूजन की भी नीड होती है सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसमें युग्मक का निर्माण एवं निषेचन की प्रक्रिया होती है। इन दिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बताओ ऐसे वाले जो जन्म लेंगे यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिनका वर्थ होगा वो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, है ना। इसमें वेरिएशन दिखेगा, बिकॉज उसके पास क्या होगा, दो अलग अलग पेरेंट्स बॉडी से जेनेटिक मटेरियल आएगा और जेनेटिक अपीयर हो जाएगा एक बॉडी में, है ना। जैसे अपन लोग को देख लो, यानी हम लोग को देख लो, या अपने आप को खुद को देखो, क्या होता है, क्या पिताजी के साथ सेम सेम दिख रहे हैं हाइट में, वेट में, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर में, तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे देखते होंगे गाँव शहर में, है ना, बच्चा कोई पैदा होता है तो उसको घर के आसपास की जो औरतें होती है, लेडी होती है, ओल्ड लेडी होती है, वो देखेंगी, है ना, उसको निहारेगी, देख कर क्या कहती है, अच्छा इसका नाक जो है ना पापा के जैसा गया है, उसका कान जो है ना मम्मी पे गया है, मतलब ये क्या कर रही है, तो दोनों का, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट कर रही है, जेनेटिक पहचान कर रही है ना, कि वो जेनेटिक किसका है, कान किस पर जिन से बना है तो पिता का जिन से बना है, नाक किसका जिन से बना है तो माता का जिन से बना है, इस प्रकार से, है ना, वो जेनेटिक पहचान करती है, ठीक है। तो बताओ इस विधि में उससे उत्पन्न संतति अपने जनक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन द मेथड, है ना, इन दिस मेथड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है सर, अलग है सर। आगे बात करते हैं सर। अब आते यहाँ आ गया युग्मक यानी गैमेट्स का, गैमेट्स क्या होता है, ठीक है। हर वो टर्म को बात करेंगे जो टर्म आपके लिए नीडी होगा यानी जरूरतमंद होगा, ठीक है। तो वैसी कोशिकाएं जो अगुणित हो, यानी अगुणित को क्यों बोलते हैं, हेप्लोइड को, है ना। हेप्लोइड को हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, यानी जिसमें मियोसिस हो रखा हो, वैसा सेल जिसमें क्या हो रखा हो, अर्धसूत्री विभाजन हो चुका हो, वो क्या होता है, एन में आता है, होती है। तथा जनन में भाग लेती है उसे, उन्हें कहा जाता है क्या, एक प्रकार होते हैं, युग्मक कहते हैं, ठीक है। जो जनन में भाग लेती है क्या कहलाता है, बताओ, युग्मक कहा जाता है। द सेल्स विच आर हैप्लोइड एंड टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट। बताओ जहां पे भाग लेती है किसमें, जनन में, रिप्रोडक्शन में, वही जो सेल होता है, जर्म सेल होता है, उस सेल को क्या कहते हैं हम लोग, बताओ, गैमेट के नाम से जानते हैं। और गैमेट दो प्रकार का होता है, मेल में मेल गैमेट नर युग्मक, और फीमेल में फीमेल गैमेट मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। अब मेल गैमेट में अगर ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म होता है, इसमें ओवम होता है फीमेल में, शुक्राणु होता है, इसमें अंडाणु होता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। और ये प्लांट की बात करते हैं तो यहां क्या होता है, बताओ, प्लांट्स में होता है गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट, ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है, यानी कि परागकण बोलेंगे, ठीक है। यहां क्या बोलेंगे, यहां एक सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, एक सेल, एक सेल बोलेंगे, है ना, यानी कि अंड कोशिका के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। मेल में, है ना, प्लांट का हो गया, ये ह्यूमन का हो गया, इसी ह्यूमन में भी और एनिमल में भी स्पर्म और ओवम ही होता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में बढ़ जाते हैं सर। देखो अब कहता है अलैंगिक जनन के प्रकार। अब अलैंगिक पढ़ ही रहे हैं, इस अलैंगिक को पूरा निपटा ही देते हैं।
कहता आल लैंगिक जनन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्लास में 2-3 चीज पढ़ाया था जो मेन पॉइंट है। एक पढ़ाया था मैंने फिजन, एक मैंने पढ़ाया था बर्डिंग, एक मैंने पढ़ाया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बाकी है ना बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन और टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन और फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन को मैंने है ना छोड़ दिया था। ये उतना नेडी है ही नहीं, हाँ इसी में हम लोग जोड़ करके पढ़ा दिए थे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट पे है ना। तो बोल सकते हैं ना पे आल लैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। देखो पहला नंबर क्या होता है सर? विखंडन, है ना। विखंडन में क्या होता है? कोई एक पेरेंट बॉडी, जैसे क्या हो गया, ये अमीबा हो गया, ठीक है। अभी अमीबा में क्या होना है, ठीक है, अमीबा में डेवलपमेंट होगा यानी ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो बड़ा हुआ, अब बड़ा होने के बाद क्या हुआ बताओ? इसमें डिप्लेशन आया, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस में भी क्या आया? डिप्लेशन आया। एक टाइम ऐसा होगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा कि पूरा डिप्लेट कर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डिप्लेट कर गया तो इसके अंदर का भी क्या हो गया? डिप्लेट कर गया। फिर क्या बताओ? इसमें डिप्लेशन पूरा ज्यादा हो गया तो ये अंदर का न्यूक्लियस क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है ना, यानी केंद्रिका विभाजन होता है। एक टाइम ऐसा भी आया कि है ना इसके कोशिका भी क्या हो गए? डिवाइड कर गए। बताओ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना। ये हो गया पेरेंट्स, पेरेंटल बॉडी या पेरेंटल सेल, है ना। ये क्या हो गया बताओ? डॉटर सेल। क्या हो गई? ये पुत्री कोशिका, ये हो गया मातृ कोशिका, मदर सेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मातृ कोशिका। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पार्ट में टूटा। इसमें जो विखंडन होता है वो 2 प्रकार का होता है। जब 2 पार्ट में टूटेगा तो 2 ही विखंडन हो जाएगा, और जब बहुत सारे पार्ट में टूटेगा तो बहुत विखंडन हो जाएगा। अब अमीबा में 2 ही विखंडन कब होता है सर? जब इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग वातावरण मिले, यानी इन्वायरमेंट कैसा हो बताओ? तो इन्वायरमेंट इसके फेवरेबल हो, इसके फेवर में हो, इसके अनुकूल हो। अगर इसके प्रतिकूल होगा या अनुकूल में होगा, क्या बताओ? अनुकूल में, अनुकूलन परिस्थिति में यानी फेवरेबल में। क्या बताओ? फेवरेबल कंडीशन जब होता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन जब होता है ना सर, क्या होता है सर? फेवरेबल कंडीशन जब होता है तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है ये बताओ? ये अपने आप को क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन में ड्राइव कर देता है, यानी बाइनरी फ्यूजन कर लेता है। लेकिन बच्चा मेरा, ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग कि अमीबा में, है ना, अमीबा में बहुविखंडन यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग? मल्टीपल फ्यूजन कब देखने को मिलता है सर? तो मल्टीपल फ्यूजन भी देखने को यहाँ मिलता है। कब? जब इसके लायक यानी इसके प्रतिकूल हो, इसके अनफेवरेबल कंडीशन हो, है ना। बताओ कंडीशन कैसा हो? अनफेवरेबल हो, ठीक है। तो क्या करता है बताओ? ऐसे ये अमीबा हो गया, 1 मिनट, ये हो गया ना, ये हो गया अमीबा। अब इस अमीबा में कंडीशन फेवर में नहीं है तो क्या करेगा बताओ? एक अपने साइड में 3 लेयर का सिस्ट बॉल बना लेगा। क्या बना लेगा? सिस्ट बॉल बना लेगा। इस पर कवर कर लिया और इसके अंदर क्या है? ये अमीबा प्रेजेंट है। इसमें ढेर प्रकार की छोटी छोटी अमीबोइड बनती है, ठीक है। जब कंडीशन इसके फेवर में आता है तो अपने आप क्या कर लेता है? ब्लास्ट कर लेता है इस प्रकार से, और अंदर से छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा को रिलीज करता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन, है ना। क्या क्या लिया बताइए? मल्टीपल फ्यूजन किया ना, बताओ। इसमें प्लाज्मोडियम भी आता है। प्लाज्मोडियम जो मच्छर वाला होता है वो भी क्या करता है? बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन के नाम से उसको भी जानते हैं। इसी पार्ट को बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन के नाम से भी इसको जानते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, हम लोग डिटेल्स में समझते हैं इसको। मुकुलन को हम लोग बडिंग कहते हैं, बीजाणु निर्माण को स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन कहते हैं, खंडन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, है ना, और कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, उत्तक संवर्धन को टिश्यू कल्चर कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना जी? क्या डाउट है? नहीं होना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देते रहना है। पहला नंबर क्या है? विखंडन यानी फ्यूजन है। कहता है अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक कोशिकाएं जीव विभाजित होती है होकर 2 या 2 से अधिक संतति में कोशिकाओं में क्या होती है? निर्माण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। मैंने क्या कहा? एक पेरेंट्स बॉडी रहेगा, वो पेरेंट्स बॉडी 2 या 2 से अधिक पार्ट में, है ना, 2 एंड मोर पार्टिकल में अगर डिवाइड होता है सर, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है? मल्टीपल भी कर लेगा और क्या कर लेगा? डबल भी कर लेगा, यानी कि बाइनरी भी कर लेगा। जब 2 में उठेगा तो बाइनरी हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा तो क्या बताओ? तब हो जाएगा मल्टीपल फ्यूजन। कोई डाउट यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये बात यहां कह रहा है
कि बताओ यह दो प्रकार का होता है, द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स द फॉर्म ऑफ टू और मोर कंटिन्यूअस सेल्स इज कॉल्ड फीचर। बताओ इसमें क्या किया, एक सिंगल सेल था ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो पेरेंट बॉडी था, यानी मदर बॉडी था वो, और उसमें क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, फिजन हो गया। ये दो प्रकार का होता है। पहला नंबर क्या बताए थे, बताओ, द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। देख लो यहां से, द्विविखंडन किसको कहते हैं, विखंडन की वह विधि जिसमें एक कोशिका से दो या दो से दो संतति का कोशिका में क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे द्विविखंडन कहा जाता है। यानी दो जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, वो बताओ, बाइनरी फिजन हो जाएगा। द मेथड ऑफ फिजन इन विच टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वन सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बताओ जब क्या कर रहा है, बताओ, ये जब दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मैंने बताया था अभी जस्ट कि ये क्या, बताओ, एक अमीबा है, ये अमीबा में क्या हुआ, ग्रोथ आया, क्या आया, ग्रोथ आया, और ग्रोथ होने के बाद इसमें क्या हुआ, डिप्लेशन हुआ, क्या हुआ सर, डिप्लेशन हुआ, ठीक है, इस प्रकार से डिप्लेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बताओ, ये डिप्रेशन के कारण से ये दो पार्ट में इसके न्यूक्लियस टूट गए, उसके बाद कुछ समय बाद इसका अलग अलग दो बॉडी बन गया, ठीक है, डॉटर सेल हो गया। तो बता ये क्या हुआ, दो पार्ट में टूटा ना, अमीबा में, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, ठीक है, इग्लिना में होता है, सब में क्या होता है, बताओ, सब में होता है सर, क्या बताओ, बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा सर बाइनरी फिजन, यानी कि कौन सा विखंडन, बताओ, जिसको हम लोग बोलते हैं सर द्विविखंडन। बाइनरी फिजन बोले तो द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, पैरामीशियम कैसा होता है सर, चप्पल की आकृति का ऐसा होता है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है, इसमें इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं होता है, सॉरी मैं बनाता हूं फिर से, ठीक है, इस प्रकार का पैरामीशियम होता है। अब इसमें क्या होगा, बताओ, सेलिया हुआ थोड़ा थोड़ा, ये अपने आप को कैसे तोड़ेगा, बताओ, इस प्रकार से तोड़ करके दोबारा में डिवाइड कर लिया, है कि नहीं है, दो नए नए यूग्लिना बन गए पैरामीशियम, ठीक है। यूग्लिना कैसा होता है, इस प्रकार का यूग्लिना होता है, ओए भाई, यूग्लिना कैसा होता है, ऐसा यूग्लिना होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग क्या होता है, बताओ, दो बनते हैं फ्लैजिला, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सब में अलग अलग टाइप से डिवीजन होता है, लेकिन ये दो ही पार्ट में डिवीजन होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। दूसरा नंबर में आते हैं बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। कौन फ्यूजन के बारे में, मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। तब विखंडन की वह विधि जिसमें एक कोशिका से दो से अधिक संतति कोशिका का निर्माण हो तो उसे बहुविखंडन कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम और अमीबा में। क्वेश्चन पूछेगा कि बहुविखंडन किस परिस्थिति में होती है, तो बहुविखंडन अमीबा में भी विखंडन होती है, बहुविखंडन द्विविखंडन भी अमीबा में होती है, तो अमीबा में द्विविखंडन उसके अनुकूल परिस्थिति में होती है, जबकि बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन और अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द मेथड ऑफ फिजन इज in which more than two continuous cells are formed from one cell is called multiple fission। बताओ इसमें क्या हो गया, दो से अधिक बना, ठीक है, तो कैसे बना, तो आपको पता है अमीबा के बारे में मैंने बताया था कि अमीबा में डिवीजन होना होता है जब अगर इसका कंडीशन सप्लाई हो गया, इसका कंडीशन फेवरेबल है, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसके लायक कंडीशन नहीं है, तो अपने आप को एक सिस्ट बॉल में, एक कवर में क्या कर लिया, पैक कर लिया, ठीक है, और इसमें इसके अंदर बहुत सारे क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लिया। आई जो कवर किया इसको बोलते हैं सिस्ट बॉल, सिस्ट बॉल, सिस्ट दीवार, ठीक है। इस प्रक्रिया को बनाने की प्रक्रिया को इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन क्या बोलेंगे इसको, इंसिस्टेशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए। इंसिस्टेशन जो होता है वो क्या करता है, अपने ऊपर कवच यानी कवर लगा लेता है, और जब ये कंडीशन किसके फेवरेबल में आ जाता है, फेवर में आते हैं, तो इस प्रकार से क्या करता है, पता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है, तोड़ देता है, और बहुत सारे अमीबोइड को ये डेवलप कर लेता है इस प्रकार से, तो मल्टीपल फिजन हो गया। इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोरुलेशन के भी नाम से जानते हैं सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो प्लाज्मोडियम और अमीबा में, ठीक है, प्लाज्मोडियम कहाँ होता है सर, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है ना, ये क्या बताओ, एक पैरासाइट है किसका, मलेरिया का, किसका, मलेरिया का, ठीक है,
मलेरिया इससे आता है, प्लाज्मोडियम से। किसमें होता है? तो फीमेल एनाफेलिस मस्कीटो में होता है। किसमें होता है? फीमेल एनाफेलिस मस्कीटो की बॉडी में होता है, उसके सलाइवा में होता है। जब वो ह्यूमन बॉडी में काटता है ना, तो उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है और अपने आप को डेवलप करता है और मल्टीपल फिजन कर लेता है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है, ईचिंग हो रहा थोड़ा थोड़ा, आगे बढ़ते हैं, कोई ना, ठीक है। अब बताओ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीव होते हैं, वो क्या डेड हुआ उसका? जैसे मैंने एक अमीबा को, है ना, 2 अमीबा में बनाया, फॉर्मेशन किया, तो क्या ये डेड हुआ? इसका डेथ तो नहीं हुआ, फॉर्म चेंज हुआ। तो क्या ये मॉर्टल है? मैन इज मॉर्टल? आपको क्या अमीबा इमॉर्टल है? नहीं, ये इमॉर्टल है ना, ये अमर है, ठीक है, बोल सकते हैं ना। जो भी जीव जो विखंडन से विभाजित होते हैं वे क्या होते हैं? अमर होते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डिवाइड्स बाय द बाइनरी फिजन इज इमॉर्टल, है ना। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जो विखंडन करते हैं, यानी आलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। आलैंगिक जनन करने वाले, प्रक्रिया करने वाले, प्रयोग करने वाले जो भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, सब क्या है? इमॉर्टल है, यानी कि अमरणशील है, यानी अमर है। चलिए, कंप्लीट हो गया आपका विखंडन, है ना, यानी फ्यूजन कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग मुकुलन का, बडिंग का, ठीक है। मुकुलन बडिंग हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। बताओ, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक प्रकार का ये हाइड्रा है, ठीक है, एक प्रकार का ये है सर हाइड्रा। अब इस हाइड्रा में कुछ टाइम बीता, जब ये मेच्योर हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है ना, क्या ये न्यूक्लियस है? अब इस हाइड्रा जब मेच्योर हो गया, तो इसके बॉडी से एक एक्स्ट्रा, है ना, स्ट्रक्चर क्या हो गया? निकल गया। एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर निकला है, इस स्ट्रक्चर को बड कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? बड कहते हैं, है ना। अब ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया? जब 100% ये मेच्योर हो गया, तो एक बॉडी ये हो गया और एक छोटा सा बॉडी ये टूट करके अलग हो गया। ये दोनों डॉटर सेल हो गया, ये मदर सेल हो गया। और टूट कर अलग होना, ठीक, क्या होता बताओ? बडिंग हो जाता है। तो कहता है आलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर पे से एक कलिका का विकास होता है, एक मुकुल का विकास होता है ना। बड़ को हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? मुकुल कहते हैं, कलिका या मुकुल होता है, जो बाद में विकसित होकर एक नए जीव बन जाता है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं तथा उत्पन्न होने वाली कलिका को मुकुल कहते हैं। बताओ, पूरे प्रक्रिया को मुकुलन, ये बड़ निकला है उसको मुकुल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बताइए कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ईस्ट एवं हाइड्रा में। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ईस्ट में मिला और कहाँ मिला? ये हाइड्रा में मिला। कहता द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ वर्ड डेवलप्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट which later develops into a new organism is called budding and the bud produced is called bud। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? है ना। जो बडिंग हुआ वो पूरे प्रोसेस हुआ, टूट कर अलग हुआ, एक बड को तोड़ना, अलग करना, वो क्या हो गया? बडिंग। लेकिन जो निकला था एक्स्ट्रा मस्कुलर पार्ट, वो क्या था? उसी को बड कहते हैं, उसी को मुकुल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए सर, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ईस्ट और हाइड्रा मिला आपको। चलिए, यहाँ पे 2 टाइप का टिश्यू के बारे में बात कर लिया, विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक, है ना। ये दोनों टिश्यू जो होता है हम लोग देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें मेरिस्टेम जो होता है, ठीक है, वो खासकर कहाँ मिलता है बताओ? वो खासकर मिलता है आपके प्लांट्स में, ठीक है। बताओ, तो प्रत्येक जंतु में प्रत्येक कोशिका विभाजित होती है तथा अपनी संख्या को बढ़ाता है, जबकि पादप में कुछ उत्तक विभाजित होते हैं, हो सकते हैं, एवं अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इन्हें विभाज्य उत्तक कहते हैं तथा पादप के जो उत्तक विभाजित नहीं हो सकती है उसे अस्थायी उत्तक भी कहते हैं। बताओ, जब हम लोग का ब्रेन क्या है बताओ? परमानेंट टिश्यू है, जो ब्रेन में एक बार बन चुका है, न्यूरॉन वो बन चुका, दोबारा वो बनने वाला नहीं है सर, ठीक है। जहाँ पे नया डिवीजन होता है ना, नया डिवीजन होता है, नया सेल बनता है। जहाँ डिवीजन ही नहीं होता है वहां पे नया सेल नहीं बनता है। आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, क्लास 11th में ही पढ़े होंगे आप लोग कि जो डिवीजन होता है सर वो डिपेंड करता है सेंट्रोसोम पे। किस पे करता है डिपेंड? तो सेंट्रोसोम पे डिपेंड करता है। जिसके पास सेंट्रोसोम होगा, है ना, वो डिवाइड करेगा, जिसके पास सेंट्रोसोम नहीं होगा वो डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तथा इन एनिमल्स एवरी सेल डिवाइड्स एंड इंक्रीज इट्स नंबर, वेयर एज इन प्लांट्स some tissues can divide and increase their numbers. These are called meristums, and the tissue of the plants which cannot divide are called permanent
टिश्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली बारी आती है उत्तक संवर्धन की, टिश्यू कल्चर की। इसके बीच में स्पोरुलेशन मैंने कर लिया था, है ना। स्पोरुलेशन मैंने बताया था अमीबा के अंदर स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, हालांकि आगे भी हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन फर्मेंटेशन मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो एक प्लांट है सर, जैसे ये देख लो, यहाँ पे एक बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, हाइड्रा ही समझ लो, ये ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म जब डेवलप कर गया तो ये अपने आप को क्या किया, बीच से तोड़ लिया, और तोड़ करके दो नए नए पार्ट में ये क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। ये क्या हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर देख लेंगे तो आगे मिल जाएगा सब प्रोसीड्यूर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसे मान लिया जाए कोई एक सेल है ना, उस सेल को निकाले हैं, कोई एक टिश्यू है उसको निकाले हैं, और उसको एक ऐसा माध्यम में, एक ऐसा कल्चर में, उसमें न्यूट्रिएंट है ना, उसमें डुबा दिए हैं। अब डुबा दिए हैं तो एक समय ऐसा आया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन चुका है। क्या बन चुका है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन चुका है, ठीक है। यानी न्यूट्रिएंट दिए उसको कल्चर बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है, जो टिश्यू है, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। कहते हैं आलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के विभाजोत्तक द्वारा, यानी कि जो मेरी स्टेम सेल होते थे, है ना, प्लांट का, उसको निकालते हैं और उसके द्वारा एक नया पौधा, पूरे के पूरे नया प्लांट बना देते हैं, उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन विच अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेरी स्टेम ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, है ना, टिश्यू कल्चर। पता, छोटा सा सेल निकाला, छोटा सा टिश्यू निकाले हैं, उसको मीडियम दिए हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए हैं, और पूरा बॉडी क्या कर लिया, बताओ, डेवलप कर लिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वाले को टिश्यू कल्चर कहते हैं, और टिश्यू कल्चर से सीड्स की नीड नहीं होती, क्योंकि बता क्या ये है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है सर। किसका मेथड है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है उत्तक संवर्धन की क्रिया विधि यानी प्रोसीड्यूर ऑफ टिश्यू कल्चर। इस विधि में पौधे का विभाजोत्तक को अलग करके पोषण माध्यम में रखा जाता है, जहां वह विभाजित होकर कैलस बनाता। बताओ, जैसे ही मैंने एक न्यूट्रिएंट में एक सेल को रखा था, ठीक है, तो ये जो डेवलप कर किया, ये जो डेवलप किया है इसमें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलस, है ना। क्या बोलते हैं, कैलस बनाता है, जिसे हार्मोनल माध्यम से, है ना, जिसे हार्मोनल माध्यम से पुनः स्थापित कर दिया जाता है, जहां विभेदीकरण, जहां क्या होता है, विभेदीकरण, डिवीजन होता है, के फलस्वरूप कैलस पौधे में विकसित हो जाता है। जैसे आलू में, गन्ना में, और कुछ फल जैसे में, है ना, इसमें क्या होता है, बताओ, आलू को थोड़ा सा काट के छोड़ दिए हैं, आलू क्या हो गया, नया डेवलप कर गया कि नहीं कर गया, बताओ। गन्ना में डेवलप किया, शकरकंद में है कि नहीं, बताओ। सिर्फ क्या, बताओ, टिश्यू कल्चर का ही क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर यहाँ पे कि इन दिस मेथड द मेरी स्टेम ऑफ द प्लांट इज सेपरेट एंड द प्लेस्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स कैलस। बताओ, जो छोटा सा पार्ट डिवाइड करेगा, बढ़ेगा, वो क्या बोलेगा उसको, कैलस, व्हिच इज देन ट्रांसफर्ड बैक टू हार्मोनल मीडियम वेयर द कैलस डेवलप्स इनटू अ प्लांट एज द रिजल्ट ऑफ मेरी, है ना, मेरी अस्टेमाइजेशन, सॉरी, ठीक है, मेरी अस्टेमाइजेशन, है ना। बताओ, कहता है यहाँ से, जैसे में पोटैटो, शुगर केन और कुछ फ्रूट्स भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई कल्चर मीडियम में डालते हैं, कोई सेल को, सेल डेवलप हो जाता है पूरी बॉडी में, है ना। और जो सेल डाले हैं, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलस के नाम से जानते हैं। क्या बताओ, कैलस के नाम से जानते हैं। बताओ, तो पूरा रिजल्ट क्या होता है, बताओ, मेरी अस्टेमाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं सब। अगली बात आती है बीजाणु निर्माण की, है ना। किसकी बात आती है, बीजाणु निर्माण की। नंबर 3 बताए थे ना, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे आगे। कहता है बीजाणु होता क्या है, तो यह एक प्रकार का अगुणित कोशिका है ना, जो अलैंगिक जनन में सहायता करता है। कुछ जीव जैसे ईस्ट हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया इत्यादि में जनक के शरीर में बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है, जो बीजाणुधानी के फटने से बीजाणु फैल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप नया जीव उत्पन्न होते हैं। बताओ, सेम बात वही है ना, वही बात है कि नहीं है, कि हाँ सिस्ट बॉल के अंदर है और ब्लास्ट हो गया तो ढेर सारा स्पोर निकला, उसी को स्पोर कहते हैं, स्पोरोजोआ, है ना। This is a type of haploid cell that helps in asexual reproduction.
In some organism like yeast, bryophytes, pteridophytes, etc., the spore develops inside the sporangium in the body of the parent. When the sporangium bursts, the spore spread and new organisms are produced from their growth. है ना, यही बात यहाँ कर रहा, ब्लास्ट किया निकल गया नया सिस्टम। जैसे कि अभी हम लोग ईस्ट में पढ़े थे ना, तो स्पोर फॉर्मेशन किए थे कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे इसीलिए हम पढ़ाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन को अलग से नहीं पढ़ाते हैं, है ना। हम लोग इस जब पढ़ाते हैं बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, वहीं पे इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। और यहाँ से ऐसे भी तो हटा दिया, डिलीट कर दिया एनसीईआरटी से, कुछ बच्चे का मांग था इसीलिए मैंने इसको लाया है। देखो यहाँ से अगली बारी आती है कायिक प्रवर्धन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या एक्चुअल में, तो आपको पता है कि कोई एक बॉडी हो, है ना, कोई एक सेल ऑर्गेनिज्म हो, इसको काट कर अगर दो पार्ट में डिवाइड करके लगा दिए, चाहे वो उसको हम लोग, है ना, किससे लगाए हैं बताओ, चाहे वो तना से या स्टेम से लगाए, चाहे रूट या जड़ से लगाए हो, ठीक है। इसमें इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, उसमें जिस पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपेगेट करेगा उस पार्ट को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जैसे कि, है ना, आलू में, आलू क्या तना एक रूप है, आलू का क्या स्टेम है, ट्यूबर स्टेम है ना। तो हम क्या करेंगे उसको, जिसमें जड़, तना और पत्ता तीनों काम आएगा, जड़, तना और पत्ता तीनों काम में आएगा। बता सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि नहीं बता सकते बताओ। तो जड़, तना और पत्ता तीनों इसमें क्या आएगा, काम में आएगा। तो बताओ, जो जड़, तना और पत्ता यानी कि लीव्स, स्टेम एंड रूट, ये तीनों का तीनों किस में आएगा, तो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग से नए पौधे को उत्पन्न किया जाता हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एवं, है ना, एवं पौधा के जिस भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है उसे कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, कहता द मेथड ऑफ asexual reproduction in which a new plant is produced from any vegetative part of the plants is called vegetative propagation. Now the part of the plant from which a new plant is produced is called vegetative propagation. ठीक है ना जी, विभिन्न पौधे की कायिक प्रवर्धन का नाम क्या क्या है भाई, कौन कौन सा प्लांट में कौन कौन सा पार्ट, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स के नाम से जानते हैं। जैसे देख लो यहाँ से कायिक प्रवर्धन वाला पार्ट हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स हो गया, है ना, इधर नाम हो गया प्लांट का। रनर मतलब ऊपरी भूस्तरीय किस्म होता है घास के अंदर, और खट्टी बुट्टी ग्रास, और है ना सौर सौप बोल सकते हैं इसको, या ऑक्जालिस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो क्या होता बताओ, कहीं कहीं प्लांट एंट्री होगा और कहीं कहीं ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्या है, राइजोम। राइजोम प्रकंद को कहते हैं। ठीक है, अदरक और हल्दी में क्या होता है बताओ, जिंजर और टर्मरिक में क्या होता है, तो प्रकंद में होता है, आपको पता है, इस प्रकार से होता है हल्दी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो ऑफसेट भूस्तरीय का, ठीक है, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं फिर से वही आ गया, ऊपरी भूस्तरीय का ऊपर निकला हुआ रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कहीं कहीं नीचे जाएगा, कहीं कहीं ऊपर जाएगा। जलकुंभी में, है ना, जलकुंभी में क्या ऊपरी भूस्तरीय से होता है, ऑफसेट के थ्रू होता है। शक्कर अंत भूस्तरीय का, पुदीना में क्या होता है, पूरे के पूरे जहां तहां पूरे अंदर अंदर आता है, जहां तहां पौधा निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शक्कर यानी अंत भूस्तरीय के बारे में जानेंगे। अगली बात करते हैं बल्ब के थ्रू, है ना, बल्ब के थ्रू किसमें, प्याज यानी ओनियन में हो जाएगा, गार्लिक यानी कि लहसुन में हो जाएगा। ट्यूबर यानी कंद की बात करते हैं तो आलू कंद में आ जाता है। लीफ बर्ड की बात करते हैं, पत्ती कलिका की बात करते हैं तो ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा में आता है। तो ये सब क्या होता है इसका, उधर साइड में वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स है, इधर साइड में क्या होता है उसका, है ना, प्लांट का नाम है। इस प्रकार से क्या जी, तो यहां समझ में आ गया ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। ठीक है, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक, शौक नहीं, आतंक कहा जाता है, क्योंकि ये तालाबों से ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी कि जमा पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है और जलीय जीव की आ जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वाटर हायासिंथ जो दिख रहा है, वाटर हायासिंथ क्या बोलते हैं बताओ, प्लेग ऑफ बंगाल नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, टेरर ऑफ बंगाल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे सर, टेरर ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, बिकॉज इट ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द पॉन्ड्स काउजिंग डेथ ऑफ द मेनी एक्वेटिक क्रिएचर्स। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आखिरी बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, खंडन के बारे में, है ना, खंडन क्या होता है तब आएंगे हम लोग, है ना, किसके बारे में, तो लाइफ स्पेन के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन की यह विधि जिसमें एक जीव अनेक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग कोशिका विभाजन के द्वारा अपने खोए हुए हिस्से को प्राप्त करके नया जीव का विकास कर लेता है, इस विधि को खंडन कहते हैं। में स्टारफिश हो गया, फीता कृमि हो गया, है ना, टेप वर्म वगैरह क्या करता है, अपने आप को जितना पार्ट में तोड़ोगे, स्टारफिश को जितना पार्ट में काटोगे नया डेवलप करेगा। ठीक है,
this method of asexual reproduction in which an organism breaks into many parts and each broken parts are re-again है ना its lost part through the cell division and develops into a new organism is called fragmentation। बोले तो है ना fragmentation, बोले तो स्टारफिश और टेपवर्म होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, तो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। आगे बारी है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। 2 मिनट का वेट लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जी। हाँ जी, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर स्वागत करते हैं एम्बिशन कैरियर के पैसे प्लेटफॉर्म पे। बीच बीच में ब्रेक लेते चलना चाहिए ताकि क्या हो, रिफ्रेशमेंट मिलता रहेगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब नया पार्ट में, नया अध्याय में शुरुआत करते हैं हम लोग लैंगिक जनन का यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग बात करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपको पहले ही इसका डिफिनेशन मिल चुका है, क्योंकि जिसमें है ना 2 पेरेंट्स यानी 2 अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स क्या होते हैं, बॉडी क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उस पार्ट को, उस रिप्रोडक्शन के पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स टेक्स पार्ट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन भी कहते हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव के जीवन अवधि को भी क्या करते हैं, 3 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सभी प्रकार में होता है, जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म है और असेक्सुअल वाले को छोड़कर। ठीक है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यानी लैंगिक जनन की बात करते हैं, इसमें अलग अलग इवेंट से बांटा जाता है इसके पूरे, है ना, टाइम को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीवन अवधि यानी कि जीवन काल का पार्ट, है ना, लाइफ स्पैन ऑफ द टंग
इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 फेजेस। बताओ, इसको हम लोग जीवन काल को 3 फेज में बांटते हैं, यानी कि लाइफ स्पेन को 3 फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला फेज क्या आता है सर? किशोरावस्था। किशोरावस्था से पहले हम लोग जानते हैं शैशवावस्था, ठीक है, चाइल्डहुड फेज उसको बोल सकते हैं, इन्फेंट फेज बोल सकते हैं। लेकिन उसको हटा करके यहाँ पे जुवेनाइल फेज आ गया है, फिर जन्म प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, फिर वृद्धावस्था यानी सेंसेंट फेज में हम लोग इसको डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कहता है जीवन अवधि की युवा प्रावस्था यानी जुवेनाइल फेज क्या होता है? जिसमें जीव विकसित एवं परिपक्व होते हैं, उसे किशोरावस्था कहते हैं। पौधों में से कायिक प्रावस्था के नाम से जानते हैं। द स्टेज ऑफ लाइफ स्पेन इन विच द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स and mature is called the juvenile stage, juvenile phase. It is in the plants it is called vegetative stage, vegetative phase. जब फ्लावर में प्लांट में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा, समझ लेना वेजिटेटिव फेज में आ चुका है, यानी वो है ना किशोरावस्था में आ गया। ह्यूमन में बात करते हैं, ह्यूमन में मेल में बात करते हैं, उसका साउंड वॉइस यानी हार्ड हो गया हो, है ना, भारी हो गया हो, अगर उसके अंदर ह्यूमन के मेल के अंदर है ना ये शोल्डर है वो क्या हो गया, उसके विड्थ बढ़ चुकी है ना, उसके बाइसेप्स आ चुके हैं, मॉस्टेच है ना, क्या बोलते हैं उसको बताओ, ये दाढ़ी दोनों आ गया हो, बियर्ड वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो क्या आता है वो जुवेनाइल फेज में आता है। और जुवेनाइल फेज सबसे खतरनाक फेज है, सबसे बताते हैं ऑटम, लाइफ ऑटम है ना, लाइफ ऑटम फेज यानी कि जीवन काल का बसंत काल बोल सकते हैं इसको। इसमें अपने में लोग मगन रहते हैं, लोगों का अलग सोच होता है, लोग का जुनून दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का होता है। जैसे एक लड़का अगर देख लो और वो गलत कर रहा है तो उसको कोई टोकेगा तो किसी की बात नहीं मानेगा, ठीक है, वो अपने दोस्तों के लिए जान देगा। जब ये सब व्यवस्था आना शुरू हो जाए समझ लेना तुम्हारे बॉडी में क्या हो चुका है, जुवेनाइल फेज में तुम आ चुके हो, ठीक है ना। बताओ, कहता है इसमें से चाहे हाँ मेल में, अगर मेल में बात करते हैं जुवेनाइल फेज कब आता है सर, है ना, तो 12 से 15 साल में। फीमेल में ही बात करें तो कितना साल में आ जाएगा बताओ, तो फीमेल में आ जाएगा 10 से 12 साल में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। जब जुवेनाइल फेज लास्ट होता है तो इसके अंदर मेल फीमेल के अंदर गैमेट का बनना शुरू हो जाता है। जब गैमेट का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। तो इसी फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। जीवन अवधि की वह प्रावस्था जिसमें जीव जनन कर सकता है एवं पादप पुष्प उत्पन्न कर सकता है ना, सकते हैं, वैसी प्रावस्था को है ना जनन प्रावस्था कहते हैं। दिस फेज ऑफ द लाइफ स्पैन in which of the organism can reproduce and the plant reproduces flowers is called the reproductive phase। बताओ, यहाँ कह रहा है सर वृद्धावस्था की बात कर लेते हैं ना, तो जनन प्रावस्था में जिसमें रिप्रोडक्शन करना शुरू हो जाता है यानी कि गैमेट बनना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है बताओ, तो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। प्लांट में क्या होता है, हार्मोन चेंज होता है, वहां भी वहां फ्लावरिंग होना शुरू होता है, फ्लावर निकलना शुरू हो जाते हैं, पॉलिनेशन होगा, इस प्रकार से कर सकते हैं ना, वहां भी रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग वृद्धावस्था, सेंसेंट फेज का, ठीक है। तो जीवन काल का वह प्रावस्था जो जन्म प्रावस्था के बाद आता है और मृत्यु तक खत्म हो जाता है उसे वृद्धावस्था कहते हैं, ठीक है। द फेज ऑफ लाइफ दैट कम्स आफ्टर द रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड द एंड विद द डेथ इज कॉल्ड द ओल्ड एज, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब डेथ हो जाता है तो ओल्ड एज डेथ के साथ एंड हो जाता है लाइफ स्पैन, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहता है यहाँ पे अगर पुष्पन के आधार पे पौधे को देखते हैं, 2 भाग में पौधे को बांटा जाता है, ठीक है। और उसके फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं प्लांट को, तो प्लांट को 2 टाइप में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला नंबर में मोनो वार्षिक यानी एक वार्षिक बोल सकते हैं उसको, मोनो वार्षिक को बोल सकते हैं ना, एक वार्षिक, एक वार्षिक या वार्षिक बोल सकते हैं, मोनोकॉर्पिक बोलते हैं, मोनोकॉर्पिक प्लांट, है ना, मोनोकॉर्पिक प्लांट्स। वैसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल, है ना, जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उसे मोनोवार्षिक यानी मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे बांस हो गया, आगे हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। वही बात करता है, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम इज कॉल्ड मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट यहाँ नहीं बोल सकते हैं, मोनोकॉर्पिक बोलेंगे भाई। कौन प्लांट बोलेंगे उसको, मोनोकॉर्पिक प्लांट के नाम से जानेंगे, है ना। मोनोकॉर्पिक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी मोनोकॉर्पिक ही बोलते हैं। कौन प्लांट हो गया सर, मोनोकॉर्पिक प्लांट, है ना। तो मोनोकॉर्पिक प्लांट जो होता है
वो क्या करता है, पूरे लाइफ स्पैन में केवल एक टाइम यानी एक बार ही, अपने पूरे लाइफ में एक बार ही क्या करता है, प्लांटिंग फ्लावरिंग करता है। बांस में, बांस की बात करते हैं यानी बैम्बू की बात करते हैं, जब उसका एज 50 से 100 साल हो जाता है तो इसके बीच में एक टाइम में फ्लावरिंग होगा और बहुत सारा फ्लावरिंग करेगा, फ्लावर देगा और क्या हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगा, है ना, ये फ्लावरिंग करके। ठीक है, अब इसी के जैसा एक और होता है, इसी के जैसा होता है ना, एक होता है नीला कुरिंजी। क्या होता है सर, नीला कुरिंजी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, है ना। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना एक टाइप का ऐसा, है ना, प्लांट है जो मेघालय के साइड में पाया जाता है सर। ठीक है, ये 12 साल में, कितने साल में, 12 साल में एक बार क्या करता है, बता, फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग करके फ्रूटिंग करता है, उसके बाद क्या होता है, ये डेथ हो जाता है। समझ में आएगा ना, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना उसका नाम है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हिंदी में उसको नीला कुरिंजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बैम्बू होगा, बांस का जहाँ बैम्बू, अगेव, पैडी, वीट, ये सब क्या था, लाइफ टाइम में एक ही बार प्लांटिंग हुआ, है ना, एक ही बार क्या करेगा बताओ, फ्लावरिंग करेगा, डेट हो जाएगा फ्रूट करके, है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, पॉलीकार्पिक प्लांट। कौन प्लांट है भाई, पॉलीकार्पिक प्लांट, है ना, यानी पॉली एनुअल, पॉलीकार्पिक बोल सकते हैं इसको। कौन प्लांट हो गया सर, पॉलीकार्पिक प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। तो वैसे पादप जो अनेक जीवन काल में अनेक बार, है ना, जो अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उसे पॉलीवार्षिक यानी पॉलीकार्पिक के नाम से जानते हैं। आम हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया, लीची हो गया। ठीक है, द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन आर कॉल्ड पॉलीएनुअल, है ना, पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है ना, जैसे में मैंगो हो गया, जामुन हो गया, जैकफ्रूट हो गया, लीची हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, तो पादप को निम्नलिखित दो भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। प्लांट को और अलग प्लांट को, है ना, दो डिवाइड कर सकते हैं, दो डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग द पार्ट्स। बताओ, पहला नंबर एक वर्षीय पादप एनुअल प्लांट्स, है ना, बहुवर्षीय पादप पेरिनियल प्लांट्स, है ना, एक होता है बायनियल। तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे इसको, लेकिन मेरा फिलहाल दो प्रकार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे पादप जिनका जीवन काल में एक वर्ष में ही पूरा हो जाता है वे पुष्प उत्पन्न करते हैं और मर जाते हैं, एक वर्षीय पादप कहलाते हैं। धान, गेहूं, गेंदा फूल, सब क्या बताओ, अपने लाइफ में एक ही साल में अपने लाइफ को पूरा कर लेते हैं। इसमें प्लांटिंग भी कर लेते हो जाते हैं, फ्लावरिंग भी हो जाते हैं, फ्रूटिंग भी हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स हुज लाइफ स्पैन इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर and they die after producing flowers is called the annual plants। जैसे में एग्जांपल क्या होगा, पैडी हो गया, वीट हो गया, मैरीगोल्ड फ्लावर्स, है ना, सब क्या बताओ, एनुअल प्लांट्स हो गया। बहुवार्षिक पौधे बात करेंगे, बहुवर्षीय में पेरिनियल में क्या बात करेंगे, वैसे पादप जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। इसमें आम, लीची, जामुन सब क्या बताओ, मल्टीपल टाइम्स से क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, है ना। प्लांट्स दैट लिव्स फॉर द मेनी ईयर्स एंड कीप प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। बताओ, यहाँ पे प्लांट का, है ना, फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग देखे तो क्या हुआ, अलग अलग टाइप हो गया, और वहां पे, है ना, फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गया, दो टाइप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बायनियल प्लांट भी आते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो कुछ पौधे जैसे गुड़हल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं, वर्ष भर में पुष्प उत्पन्न करते रहते हैं। जबकि कुछ पैसे होते हैं आम, जैसे आम 2 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, जबकि लीची एवं जामुन इत्यादि प्रत्येक वर्ष पुष्प उत्पन्न करते हैं, है ना। सम प्लांट्स लाइक हिबिस्कस बोले तो चाइना रोज कीप प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स देयर थ्रू आउट द ईयर्स वाइल, मतलब कि हिबिस्कस जो है सालों भर फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, मैंगो जो है वो, है ना, वो अल्टरनेट ईयर में करते हैं, यानी कि 1-2 साल में केवल एक बार करते हैं। और कुछ प्लांट जैसे लीची हो गया, जामुन हो गया, जब क्या करता है, हर साल भर में, है ना, यानी हर एक साल एक बार फ्रूटिंग कर ही लेता है, हर एक साल में एक ही बार क्या करता है, फ्लावरिंग को कर ही लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, प्लांट्स के बारे में कहता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग टेक्स प्लेस इन द 3 स्टेजेस, 3 इवेंट्स। बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें 3 इवेंट मैंने बताया था पहले ही, 3 इवेंट को, है ना, पूरा कर लेता है। पहला इवेंट क्या होता है सर, निषेचन पूर्व की घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरा निषेचन के पश्चात की घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बताओ, यहां बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट को लेते हैं अगर जो,
ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट को अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या देखते हैं, तो दो तीन टाइप हो जाता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहला गैमेट का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि युग्मक जनन, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हो गया सर। उसके बाद बात करेंगे किसका, दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, है ना, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण, क्या बोलेंगे इसको, युग्मकों का स्थानांतरण। पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट, यानी कि नर युग्मक नर में और मादा युग्मक मादा में, है ना, बताओ। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी ट्रांसफर होगा, है ना, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, है कि नहीं है, तो यहां से दोनों मिलेगा। तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक क्या होगा, वो निषेचन की पूर्व की घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा। दोनों मिल गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद, है ना, निषेचन की पश्च की घटना, जब मिला तो जायगोट फॉर्मेशन होगा, यानी कि युग्मनज बनेगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, बताओ, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद की घटना, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब पहला नंबर देख लेते हैं, देखो ध्यान से। पहला कहता है सर निषेचन पूर्व की घटना, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। इस चरण में निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं शामिल है। निषेचन से पहले युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। दिस स्टेज इंक्लूड्स द इवेंट्स दैट टेक प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे लिखो, कहता है सर वैसे जीव जिनका शरीर द्विगुणित होता है उनके युग्मक का निर्माण है ना, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि कुछ जीव जैसे कवक से शरीर आगुणित होते हैं, इसके लिए इसका युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जैसे मान लिया जाए कोई बॉडी क्या है बताओ 2n वाला है, तो इसमें डिवाइड होगा, इसके गैमेट जो बनेंगे n वाला बनेंगे, वो क्या करेंगे बताओ, वो करेंगे मियोसिस, क्या करेंगे मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अगर पहले से उसके बॉडी n है तो इसमें क्या होगा बताओ, इसमें होगा माइटोसिस, n ही बनेगा, क्या करेगा वो, माइटोसिस करेगा, यानी कि समसूत्री विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, सही है। जब पहले से अगुणित है यानी हेप्लोइड है तो उसके जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस सेल डिवीजन से बनेंगे, समसूत्री विभाजन से बनेंगे। लेकिन जो पहले से पेरेंट बॉडी 2n है, डायप्लोइड है, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन मेसेज से क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो युग्मक संरचना के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रकार के भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन गैमेट फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट टेक प्लेस, ऑर्गेनिज्म whose bodies diploid gametes are formed by meiotic division, whereas the some organism like fungi have, है ना, diploid body, and hence gametes are formed by the mitotic, है ना, division. Gametes are the following two types of based on their स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताओ गैमेट्स कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, एक आइसोगैमेट और एक हेटेरोगैमेट, है ना। बताओ क्या क्या बोलेंगे उसको, आइसोगैमेट और हेटेरोगैमेट। बताओ होमोगैमेट बोलेंगे आइसोगैमेट्स का और हेटेरोगैमेट्स बोलेंगे, है ना, विषम युग्मक का। सम युग्मक क्या होता है बताओ, तो जब जैसे मान लीजिए क्लेडोफोरा आई है, ठीक है, ये क्या है क्लेडोफोरा आई है, इसमें क्या होता है, ये एक मेल है और एक फीमेल है। बताओ सम युग्मक में दिख रहा है दोनों गैमेट ही है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किसका होता है, क्लेमाइडोमोनास का है, क्लेमाइडोमोनास, अच्छे से लिखते हैं, क्लेमाइडोमोनास, यानी इसको बोल सकते हैं ना हम लोग बउआ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, क्लेडोफोरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लेडोफोरा क्लेमाइडोमोनास जो दिख रहा है वो क्या है सर, वो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम ही लग रहा है, तो सेम लगेगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों युग्मक एक जैसा लगेगा तो होमोगैमेट यानी कि आइसोगैमेट कहते हैं। यदि नर एवं मादा दोनों युग्मकों का संरचना समान होता है जिसके कारण उसको पहचानना मुश्किल होता है, तो ऐसे युग्मक सम युग्मक कहलाते हैं, जैसे में क्लेमाइडोमोनास, शैवाल, कवक, है ना, इत्यादि।
ठीक है। आगे, if the structure both male and female gametes are similar due to which it is difficult to identify them, then such gametes are called isogametes। एग्जांपल में क्लेमाइडोमोनास एल्गी एक प्रकार का है, फंजाई है ना, बताओ जो क्या कवक एक प्रकार का है, ठीक है, फंजाई फंगस है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे दूसरा में विषम युग्मक बात कर रहा है, हेटेरोगैमेट्स का बात कर रहा है, तो वैसे युग्मक जिसमें नर एवं मादा युग्मक की संरचना यदि भिन्न हो उसे विषम युग्मक कहते हैं। इस प्रकार के युग्मक नर युग्मक अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और मादा युग्मक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ह्यूमन में मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट इस प्रकार छोटा सा है, फीमेल गैमेट क्या है, इस प्रकार का बड़ा सा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फ्यूकस में भी डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। मेल गैमेट छोटा, फीमेल गैमेट क्या होता है, बड़ा, दोनों का आकार में डिफरेंस होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो क्या होता है, हेटेरोगैमेट हो जाता है। The gametes in which the structures of male and female gametes is different are called heterogametes. In these types of gametes, the male gametes is relatively smaller while the female gamete is larger। एग्जाम्पल में ह्यूमन हो गया, फ्यूकस हो गया, है ना, ये क्या होता है, फ्यूकस। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन समझ में आ गया कि दो टाइप का गैमेट बनता है, आइसोगैमेट और हेटेरोगैमेट। आइसोगैमेट सिमिलर होते हैं और हेटेरोगैमेट क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, युग्मक का स्थानांतरण की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट हो जाएगा, है ना। सेकेंड इवेंट में बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद ठीक है फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। कहता है सर, जिस प्रक्रिया द्वारा नर एवं मादा युग्मक पास आते हैं उसे उसका संलयन एवं निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। द प्रोसेस by which male and female gametes comes close to each other and thus their fusion and fertilization takes place is called gamete transfer, है ना। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बिल्कुल पास आते हैं तो क्या जाता है, बताओ, दोनों मिल जाते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या जाता है, फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं ना, बताओ, गैमेट का ट्रांसफर हुआ। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट मोटाइल है, कौन सा गैमेट यानी गतिशील है। तो अधिकतर मेल गैमेट क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट के पास चलकर जाना होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर बेस से देखो, बॉय का क्या होता है, लड़की के पीछे भागना है कि नहीं होता, लड़की के पीछे भागता है लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसके कैरेक्टर में ही रखा हुआ है, यानी मेल गैमेट के कैरेक्टर से उसको क्या करना, फॉलो करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म आर 4 टाइप, बताओ, तो उच्च कोटि के जीव 4 प्रकार के होते हैं। जैसे में बताओ, इसमें क्या क्या आएंगे, बताओ, स्तनधारी आएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, मैमल्स हो जाएगा, सरीसृप रेप्टाइल हो जाएगा, उभयचर एम्फिबियन हो जाएगा, वर्ड्स पक्षी जाएगा, है ना। बताओ, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ना, ये पॉइंट ही अलग हो गया, स्टार मार्च है ना। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक पूछता है डेफिनेशन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना, गैमेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बताओ, इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन ही होना ही क्या कहता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का, है ना, फ्यूजन होना यानी मिलना, और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होना ही क्या होता है, बताओ, निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोल सकते हैं इसको, देखो यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बोल सकते हैं इसको। तो निषेचन के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या तो बॉडी के अंदर होगा या तो बॉडी के बाहर होगा। अंदर वाले को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन की वो प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है उसे अंतर निषेचन कहते हैं। मानव ह्यूमन में हो गया। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच ऑफ द फ्यूजन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे में ह्यूमन की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, यदि नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना, का संलयन बाहरी माध्यम में होता है, जैसे बाहरी निषेचन कहते हैं, ऐसे में कुछ एल्गी हो जाएगा, कवक फंजाई हो जाएगा, मछली मेढक वगैरह वगैरह, है ना। If the fusion of male gamete and female gamete takes place in an external medium, then it is called external fertilization. Example में some algae, fungi, है ना, fungi और क्या होता है, algae and fungi, ठीक है। बताओ, उसके बाद फिश, फ्रॉग, है ना, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग लिख दिया, बताओ, फिश एंड फ्रॉग यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे होता क्या, मेढक भी क्या करता था, मेढक भी अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करता, दोनों बाहर छोड़ देता है,
ठीक है, जहां फीमेल गैमेट छोड़ा हुआ है वहीं मेल गैमेट छोड़ा होता है, दोनों मिल करके, है ना। लेकिन हाँ, दोनों में इंटरकोर्स होता है। अब बात करेंगे बाहर छोड़ने की बात करेंगे, लेकिन इंटरकोर्स दोनों करेगा। इंटरकोर्स हो जाने के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का होता है, एक टाइम में छोड़ता है और आपस में मिल जाता है, ठीक है, और क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है सर, ठीक है। फिर इसमें भी सेम कंडीशन होता है। आगे बढ़ते हैं, एक नया प्रोसेस आता है सर, अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो जनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मज का निर्माण कर लेते हैं और परिवर्तन हो जाते हैं, बाद में भ्रूण में, है ना, विकसित हो जाते हैं, तो इस विधि को अनिषेक जनन कहते हैं। यानी द मेथड of the reproduction in which of the male gamete transforms into a zygote without fertilization and later develops into an embryo is called the asexual reproduction। मधुमक्खी में, सांप में, छिपकली में, है ना, ये सब क्या बताओ, कुछ ऐसे वाले लोग है ना, बताओ वो क्या कर लेते हैं, तो पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। मधुमक्खी में बताया गया था आपको कि हाँ, मधुमक्खी में जो होता है सर, ठीक है, मधुमक्खी में जो होता है सर वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है सर। तो फिश में आप लोग देखे होंगे, मधुमक्खी में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, हनी भी देखे होंगे आप लोग। ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक रानी होता है यानी क्यून होता है ना, क्यून हनी भी होता है। दूसरा क्या होता है बताओ, कामकाजी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको वर्कर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है सर, ड्रोन। ये क्या नर है, बाकी क्या मादा है, यानी फीमेल है। ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है, ये क्या बताओ, मेल है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होता है, इसमें कितना होता है, 32 होता है, इसमें कितना होता है, 32 होता है। सब में 32 वहां 16, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है बताओ, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मेयोसिस होता है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बताओ, इसमें माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस क्या, 16 का गैमेट बनाया, ठीक है, यहां 16 का गैमेट बनाया, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन ना, नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। तो 16 यहां आ गया, यहां फर्टिलाइजेशन करेगा, जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो 16 इधर से आया और 16 इधर से आया, दोनों कितना होगा, 16 + 16 इक्वल टू 32 हो गया ना। बताओ 32 से क्या बनेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो या तो क्यून बनेगा या तो वर्कर्स बनेगी। लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन को जो बना हो क्या बना है, ड्रोन बना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, है ना, हनी बी के बारे में। तो आपको पता होगा मेरा बच्चा, ठीक है, कि रानी और कामकाजी यानी क्यून और वर्कर्स जो होता है, ठीक है, वो 32 क्रोमोसोम का होता है, जबकि 16 क्रोमोसोम से मेल बन जाता है, यानी नर बन जाता है, ड्रोन बन जाता है। तो पूछ सकता है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, है ना, उसका सेक्स डिसाइड होता है, मेल है फीमेल है, ये डिसाइड करता है। तो कौन होता है, वो हनी बी होता है। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 16 क्रोमोसोम यानी 16 क्रोमोसोम से ड्रोन बन गया, इसी को क्या बोलते हैं लोग, बताओ, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही बात यहां कह दिया है। नेक्स्ट, अब निषेचन हो चुका है, मिल चुका है, अब उसके बाद का चरण, उसके बाद की घटना को देख लेंगे, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहता है, निषेचन के बाद होने वाली सभी घटनाएं निषेचन के पश्चात की घटना कहलाती है। इसमें निम्नलिखित 2 चरण शामिल होते हैं। ऑल द इवेंट्स दैट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इट इज इंक्लूड्स द फॉलोइंग 2 फेजेस। बताओ पहला क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन यानी कि युग्मनज का निर्माण, है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण का निर्माण। अब जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है सर, ठीक है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में जाइगोट यानी कि युग्मनज, है ना, द्विगुणित हमेशा होते हैं, लेकिन आगे चल करके जाइगोट क्या होता है, जनक शरीर के आधार पर, है ना, वो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन करता है और बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द जाइगोट इज ऑलवेज डाइप्लॉइड, बट लेटर ऑन द जाइगोट अंडरगोज मियोटिक और माइटोसिस डिवीजन डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स बॉडी। बॉडी कैसा बनना है, अगर बॉडी 2n वाला बनना है तो क्या करेगा बताओ, है ना, वो माइटोटिक करेगा यानी माइटोसिस डिवीजन करेगा, समसूत्री करेगा। और अगर उसमें
क्या करना है बताओ, उसमें हेप्लोइड बनाना है तो उसमें क्या करेगा बताओ, मेसेज सेल डिवीजन कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भ्रूण निर्माण यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि भ्रूण निर्माण कहते हैं। भ्रूण के विकास होने के आधार पर जीव निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म कैन बी, है ना, कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। बताओ बताओ, जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो गया, एम्ब्रियो का हो गया किससे, जायगोट से, तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या तो है ना अंडा यानी कि अंड प्रजक हो सकता है, तो यानी कि ओविपेरस हो जाएगा, या तो पूरे बॉडी को ये डेवलप करके बर्थ करेगा यानी सजीव प्रजक हो जाएगा, विविपेरस हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे जीव जो अंडा उत्पन्न करते हैं तथा जिनमें भ्रूण का विकास जनक शरीर के बाहर होता है ना, बाहर होता है, अंड प्रजक जीव कहलाता है। इसे में सभी पक्षी की बात करते हैं, रेंगने वाले है ना, रेप्टाइल्स को कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो किसमें बताओ, सरीसृप इसमें आ जाएंगे, ओविपेरस में, यानी अंडा उत्पन्न करने वाले। ठीक है, अब ये अंडा जो होता है वो क्या होता है बताओ, उसके बॉडी से हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, हीट प्रोवाइड करेंगे और उसका देंगे, उसको तोड़ेंगे तो हैचिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस एग्स and in which the embryo develops outside the parent's body are called the viviparous organism. Example all the words, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरा में क्या था, सजीव प्रजक विविपेरस की बात कर लेते हैं। तो वैसे जीव जिनमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है और पूर्ण विकास विकसित जीव उत्पन्न होते हैं, वैसे जीव को क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। मानव, कुत्ता, बिल्ली सब क्या होता हो, सारे के सारे ये सब जो दिख रहे हैं, हम लोग क्या होता है, सीधा बच्चा के रूप में पैदा हुए हैं, अंडा के रूप में तो नहीं पैदा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी and fully developed organism is produced are called the viviparous. For example human, dogs, cats etc. है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक अलग टॉपिक आता है सर। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी ठीक है क्या है, फीमेल बॉडी है, तो फीमेल दो टाइप का होता है, एक प्राइमेट होता है, दूसरा नॉन प्राइमेट होता है। क्या क्या होता है सर, एक प्राइमेट होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन प्राइमेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्राइमेट नॉन प्राइमेट की बात करते हैं तो वही बात कर रहा है, है ना, जनन चक्र रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं। कहते हैं मादा स्तनधारी जीव के जनन तंत्र में पाए जाने वाला घटनाओं का क्रम जनन चक्र कहलाता है। प्राइमेट स्तनधारी जीव में पाया जाने वाला जनन चक्र मासिक चक्र कहलाता है, जबकि नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीव के में पाया जाने वाला जनन चक्र क्या होता है, मध चक्र यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल के रूप में कहा जाता है। मानव, बंदर एवं कपी नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीव स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, बताओ जैसे में क्या बताओ, प्राइमेट में क्या हो गया बताओ, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, है ना, लंगूर हो गया, सब किसमें आएगा पता, प्राइमेट में। और नॉन प्राइमेट स्तनधारी में क्या होता है बताओ, गाय हो गया, भैंस हो गया, गधा, बकरी, है सब क्या बताओ, नॉन प्राइमेट जंतु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना, the sequence of events found in the reproductive system of a female mammal is called the reproductive cycle. The reproductive cycle found in primate mammals is called the menstrual cycle. Primate में menstrual cycle होगा, while the reproductive cycle found in non-primates mammals is called the Ostrus cycle, है ना। Ostrus cycle मध्य चक्र किसमें होता है बताओ, तो नॉन प्राइमेट में होता है। ठीक है, ह्यूमंस, मंकी एंड एप्स, है ना, ये सब क्या बताओ, सब प्राइमेट है। जबकि नॉन प्राइमेट की बात करेंगे तो नॉन प्राइमेट में क्या आएगा, काऊ आएगा, बफेलो आएगा, डंकी, गोट, ये सब क्या आएगा, नॉन प्राइमेट में आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे अगर बात करते हैं एप का, एप कितने टाइप का होता है, और लंगूर 4 प्रकार का होता है, कपी 4 प्रकार का होता है, चिंपैंजी, गोरिल्ला और गटान, गिब्बॉन, ये सब के सब क्या होता है, सबके सब प्राइमेट है, प्राइमेट है। सब में क्या होगा बताओ, मादा चक्र होगा, और मादा चक्र यानी कि मासिक चक्र, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में होता है, और मध्य चक्र, है ना, ऑस्ट्रस साइकिल 21 दिन में होता है, 21 डेज में आता है ना। इसमें रेड कलर होता है ना, सिक्रेशन इसमें क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये नॉन प्राइमेट में और किसमें होता है, प्राइमेट में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, दो ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कि कुछ क्या करते हैं, कंटिन्यू ब्रीडिंग करते हैं, कुछ क्या करते हैं, सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, यानी मौसम के हिसाब से
कुछ करते हैं और कुछ बिना मौसम के हिसाब से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वैसे जीव जो पूरे साल जनन करने के लिए सक्रिय रहते हैं उसे सतत प्रजनक कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट रिमेन एक्टिव फॉर रिप्रोडक्शन थ्रू द ईयर्स कॉल्ड द कंटिन्यूअस ब्रीडर। जैसे सभी प्राइमेट्स, ह्यूमंस में भी आ जाएगा, ठीक है ना, लाइक ऑल प्राइमेट्स। लेकिन मौसमी प्रजनक की बात करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे जीव जो वर्ष में किसी खास मौसम में ही जनन के लिए सक्रिय रहते हैं मौसमी प्रजनक कहा जाता है। इसे में सभी नॉन प्राइमेट जंतु। ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्टिव फॉर द रिप्रोडक्शन ओनली इन द पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। बताओ क्या बोलेंगे उसको, सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे। एग्जांपल में ऑल नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे दो और बढ़ाता है सर, ठीक है, जो आखिरी स्लाइड में है। कहता है सर उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक लिंगाश्रयी, सॉरी द्विलिंगाश्रयी बोलेंगे ना, हाँ द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी अच्छे से देते हैं, द्विलिंगाश्रयी, ठीक है। द्विलिंगाश्रयी को बोलेंगे हम लोग मोनोसियस, मोनोसियस बोलेंगे उसको, ठीक है। और एक लिंगाश्रयी को डायोसियस बोलेंगे। इस डाई से दो मत समझ लेना है, एक हो जाएगा यहाँ मोनो से क्या हो जाएगा बताओ, मोनोसियस। अरे यार मोनोसियस जो होता है वो द्विलिंगाश्रयी होता है, यानी एक ही प्लांट पे, ठीक है, एक ही प्लांट पे अगर आपको क्या मिल जाए, दोनों प्लांट मिल जाए, तो दोनों प्रकार का, दोनों टाइप का फ्लावर मिल जाए। जैसे कहता है कि पहला में है ना कि द्विलिंगाश्रयी मोनोसियस बोल सकते हैं इसको। तो वैसे जीव जिनमें नर एवं मादा जनन भाग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। यानी कि बताओ उसी को हम लोग द्विलिंगी भी कह सकते हैं और उसी को हम लोग उभय लिंगाश्रयी भी बोल सकते हैं। उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोसियस की बात करेंगे तो उभय लिंगाश्रयी जो होता है वो क्या होता है, एक ही बॉडी पे, एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों मिलेगा, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे बताओ, मोनोसियस बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डायोसियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉरी मोनोसियस होना चाहिए यहाँ पे, है ना, मोनोसियस हो जाएगा। ऐसे में नारियल हो जाएगा, गुड़हल हिबिस्कस हो जाएगा, है ना। जंतु में जो केचुआ, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म वगैरह है ना, सब टेपवॉर्म किसमें आएगा बताओ, तो मोनोसियस में आएगा। ये सब क्या होता है, मोनोसियस है, MONO है ना, ECI, वही क्या हो गया, मोनोसियस हो गया। क्या हो गया सर, मोनोसियस। अब मोनोसियस को बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी, है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग है, उभय लिंगाश्रयी बोल सकते हैं, द्विलिंगाश्रयी बोल सकते हैं। टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या होता है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, ठीक है। लेकिन एक लिंगाश्रयी वाले होते हैं जो है, ठीक है ना, एक लिंगी बोल सकते हैं इसको, डायोसिस बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं ना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। वैसे जीव जिनमें नर और मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं एक लिंगी या द्विलिंगाश्रयी है ना जीव कह सकते हैं, एक लिंगाश्रयी जीव कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म which the male and female reproductive part are found in separate organism are called unisexual organism। जैसे में पपीता हो गया, खजूर हो गया, डेट पाम हो गया, पपाया हो गया। ऐसे में पपाया का प्लांट अलग, मेल का अलग, फीमेल का अलग। मेल वाले में क्या मिलते हैं आपको, जिसमें बोलते हैं ना कि पपीता फूल हर गया, यानी छोटे छोटे फ्लावर मिलेंगे, है ना, बर्ड्स मिलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, मेल प्लांट हो जाएंगे। इसमें फ्रूटिंग होगा, बड़ा सा फ्लावर होगा, वो क्या हो जाएगा, फीमेल प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जीव मानव, बंदर इत्यादि है ना, ये सब किसमें बताओ, सब आते हैं डायोसियस में। हम लोग क्या है, डायोसियस एनिमल है, डायोसियस ऑर्गेनिज्म है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेल और फीमेल सब अलग अलग होंगे तो हो जाएगा डायोसियस, ठीक है। और जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मिलेंगे तो हो जाएंगे मोनोसियस। मोनोसियस को द्विलिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी कहते हैं और डायोसियस को एक लिंगाश्रयी कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे द्विलिंगाश्रयी में गुड़हल होता है, यानी उड़हुल का फूल होता है, नारियल होता है, जोक होता है, केचुआ होता है, फीताकृमि, टेपवर्म होता है। और यहाँ पे एक लिंगाश्रयी वाले में क्या होता है, डेट पाल्म होते हैं, पपीता होते हैं, ह्यूमन होते हैं, ठीक है। ऑक्स, काऊ बोल सकते हैं इसको, है ना, गोट बोल सकते हैं इसको। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। बताओ तो ये इस प्रकार से चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया जी। बताओ कैसा लगा चैप्टर, ठीक है। एक वीडियो में पूरा मैंने पूरे लेक्चर बता दिया, पूरे पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे भी पार्ट इसमें थे जिसको मैंने लंबा मेथड में ना पता कर शॉर्टकट में निकाला है,
ठीक है। लेकिन हाँ, रिवीजन के लिए, वन शॉट रिवीजन के लिए बहुत काफी है इतना। इसमें इतना अगर आप लोग देख लेंगे तो बिहार बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वन शॉट वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।